इसरो सेंटर लेकर चलते हैं क्योंकि बस अभी कुछ ही देर पहले 9:10 पर एक्सपो सेट की लॉन्चिंग हुई है और लगातार ये जो सफर है वो आगे बढ़ता हुआ ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सुनिए वहां पर कैसी हलचल है। कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए। अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। थर्ड स्टेज एक्शन कंप्लीटेड। तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही कंबाइंड होस्टिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 200 सेकेंड्स। इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। तो देखिए जैसा आपने सुना लगातार जो जानकारी वहां पर दी जा रही लाइव की जो तीसरा चरण है थर्ड फेज इस लॉन्चिंग का वो पूरा हो गया। इसी पर हम बात करते हैं डॉक्टर सीएम नौटियाल सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो थर्ड फेज है तीसरा चरण जिसके बारे में कहा जा रहा है सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, ये कितना क्रूशियल है? ये बहुत क्रूशियल स्टेप है क्योंकि हम जिस लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको कक्षा में स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि वहां पर जब ये जाएगा उसके बाद ही ये हमें अपने ऑब्जर्वेशंस भेजेगा। और जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इससे जो हमें जानकारी मिलेगी उससे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारी जानकारी बढ़ेगी और ये सब तभी शुरू हो पाएगा जब हम इसको अपनी कक्षा में स्थापित कर देंगे। तो ये स्टेज इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई सेंटर और इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी इसी के माध्यम से मिलेगी। सर लेकिन एक चीज आपसे हम और समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि जिस तरह का भारत का स्पेस प्रोग्राम है, आपको लग रहा है क्या इस चीज को कहेंगे कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक हम सफल लॉन्चिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक हम अंतरिक्ष की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हम चंद्रयान से शुरू करें और एक्सपो सैट की बात कर लें तब तक। आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने खासतौर पे अगर पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो हमने इसमें चंद्रयान 3, हमने इसमें गगनयान का सफल परीक्षण, इसके साथ हमने आदित्य L1 को भी उसकी कक्षा में अब 6 तारीख को हम लोग स्थापित करने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 3 उपलब्धियां थी। और उसके बाद अभी इसी वर्ष के आरंभ में आज हम इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं कि हम इस अपने एक्सरे के प्रयोगों के लिए जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक होगा। और इसके अलावा 6 तारीख को फिर हम एक उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को निस्संदेह कहा जा सकता है कि हमारे वैज्ञानिक, इसरो और हमारे नेतृत्व ये सब मिलकर हमारे अंतरिक्ष अभियान को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से। बिल्कुल। और सर इससे पता चल रहा है कि कैसे अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस साइंस में भारत एक बड़ी शक्ति लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। आएंगे आपके पास नौटियाल सर, लेकिन इस बीच एक बार फिर से इसरो सेंटर का रुख कर रहे हैं क्योंकि अब जानकारी है कि जो तीसरा चरण है पूरा हो गया, चौथा चरण शुरू हो गया। सुनिए वहां पर क्या जानकारी सामने रखी जा रही है। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal.
The PS4 stage when it ignites will continue. और देखिए पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पीयूष देखिए तीसरा चरण पूरा हो गया, चौथा चरण इस वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर 21 मिनट की उड़ान है, 10 मिनट पूरे हो गए। ये जो चौथा चरण है और इसके बाद कुल मिलाकर और कितने फेजेस हो गए, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए कुल 5 चरण होंगे इसमें। अच्छा। और अहम बात मैं आपको बता दूं करुणा कि जो हमारा खर्च है इसमें वो बहुत कम है। $30 मिलियन का खर्च कुल इसमें किया गया है रॉकेट पर, और जो सैटेलाइट और जो वेधशाला पूरा ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो पूरा $30 मिलियन का है, जबकि अमेरिका का $188 मिलियन का प्रोजेक्ट था। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसरो जो काम कर रहा है वो हमारे जेब के अनुमान से मतलब मुताबिक कर रहा है, जबकि दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो काफ़ी खर्चीले रॉकेट और काफ़ी ताकतवर रॉकेट बनाते हैं, लेकिन उनका खर्च बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में हमारा खर्च बहुत कम है और हम बड़ी उपलब्धियां जो है इसके बावजूद हासिल कर रहे हैं और मुकाम तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप 2023 में देख चुके हैं चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन। गगनयान का जो लॉन्च था बेसिकली उसका जो सेट है अभी आगे भी आगे आएगा, और उसकी सबसे अहम बात यही है इसरो की कि वो अपनी जेब के अनुसार ही खर्च कर रहा है, जो देश की प्रगति है उसको ध्यान में रखते हुए। जी करुणा। बिल्कुल, और ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है, एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने। आलोक जी, अगर स्पेस मार्केट देखें, ग्लोबल स्पेस मार्केट देखें, आज की सफलता के बाद भारत की पोजीशनिंग कैसी आप मानते हैं, कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि भारत का जो भी स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है दुनिया के दूसरे बड़े स्पेस प्रोग्राम के मुकाबले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं तो ये ओवरऑल हमारे कंट्री के लिए अदर सेक्टर्स में भी बहुत सारा ये इकोनॉमिकल ग्रोथ दिखाता है। हम साइंस के लिए बहुत एडवांसमेंट करते हैं तो उसका जो उपयोग है बहुत सारी जगह हो जाता है। तो इस तरह से हम तो एक तरह से मतलब ग्लोबल पावर की तरफ मूव कर रहे हैं। स्पेस में तो हमने अपना डंका बजा दिया हुआ है। पहले हमने चंद्रयान आदित्य L1 को हमने पूरी दुनिया ने हमारी ताकत देख ली है, तो कोई शक इसमें नहीं है कि हम एक तरह से वर्ल्ड पावर की तरफ मूव कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। उन देशों के लिए जिनका अपना स्पेस प्रोग्राम उतना डेवलप नहीं है, डेवलपिंग देश, लेकिन उनको सैटेलाइट्स की जरूरत है, ऐसे में भारत का इस तरह से तेजी से बढ़ना उनके लिए कैसी खबर है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ऐसे तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हर सेक्टर। जी हाँ PSLV से हमने पहले भी बहुत सारा सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। तो ये सारे देश क्योंकि हमारे पास एडवांटेज काफी ज्यादा है, हम काफी टेक्नोलॉजी में आगे मूव कर चुके हैं, तो इस तरह से जो भी अलाइन कंट्री है भारत के साथ उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। ठीक है, और देखिए हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर मनीष पुरोहित जुड़ गए, पूर्व इसरो वैज्ञानिक है। डॉक्टर मनीष पुरोहित, सवाल यही आपसे, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम एक्सपोसैट के जरिए होगा वो होगा ब्लैक होल की स्टडी को लेकर। अभी तक की जो जानकारी है अलग अलग अध्ययन के हिसाब से वो तो हमारे सामने है, लेकिन अभी ढेर सारे रहस्य हैं जो कि ब्लैक होल को लेकर जुड़े हुए हैं। तो उसको डिकोड करने को लेकर ये जो मिशन है वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हम एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें और जितने भी अभी तक मिशंस गए हैं जो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, तो वहां पर एक गैप है जिसको हमारा एक्सपोसेट फिल कर देगा। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये मान लीजिए कि ये जो फिनोमेना होता है जहाँ पे हम ब्लैक होल की बात करते हैं, या हम बात करते हैं जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी गैलेक्सीज होती है जिनके सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और वो सुपर मैसिव ब्लैक होल जो उससे बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस निकल रहे हैं, उनको अगर हम पढ़ना चाहें तो इस स्टडी को, जो हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल स्टडी होती है, इसको जब पढ़ते हैं तो इसकी जो एनर्जी रेंजेस हैं, जैसे 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं कुछ नंबर बता रहा हूँ, 2 से 8, 8 से 30 और 30 या 30 से ज्यादा। अभी तक के जितने भी मिशंस गए थे वो मिशंस ऐसे थे, जैसे 1975 में एक मिशन लॉन्च किया था नासा ने, OSO-8 सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया था, वो 0 से 2 वाली रेंज को पढ़ती थी। फिर हमने एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च किया था, वो 30 या 30 से ज्यादा की रेंज को पढ़ती थी। फिर नासा ने 2019 में IXP लॉन्च किया था जो 2 से 8 की रेंज को पढ़ती थी। ये जो एक्सपोसैट है ये उस बीच के गैप को, जो 8 से 30 के बीच का गैप है, उसको पढ़ने के लिए, तो ये उसको पढ़ेगी। जी,